हेलो फ्रेंड, नीतू अनअकैडमी सेंटर में आपका स्वागत है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कंप्यूटर के सिलेबस के बारे में। तो जैसा कि हमने आपको बताया था कि कंप्यूटर का 15 नंबर्स का क्वेश्चन पूछा जाता है यूपी ट्रिपल एस सी के कोई सा भी मेंस का एग्जाम दो तो। जैसे अभी हमने पेट का एग्जाम दिया, सबने पेट का एग्जाम दिया, तो उसका स्कोर बेसिस पर जो अभी वैकेंसी आ रही है, जैसे मान लीजिए अभी लेखपाल की वैकेंसी आई है, तो अभी इसके बाद फिर आपका लोअर पीसीएस आया है और बोरिंग टेक्नीशियन आया है और भी बहुत सारी वैकेंसी आई है। तो सब में यूपी स्पेशल और कंप्यूटर, तो कंप्यूटर का सिलेबस में 15 नंबर का आपका ऐड किया गया है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे बोरिंग टेक्नीशियन के सिलेबस के अकॉर्डिंग। देखो, कंप्यूटर का सिलेबस आपका हर जगह सेम है, तो आपको ये नोट्स के माध्यम से हम पूरा कंप्यूटर पढ़ाएंगे और इससे रिलेटेड जो भी कम से कम 500 से 1000 क्वेश्चन हमारे पास हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन्हीं के बीच में है, तो उनको करवा देंगे जिससे आपका पूरा कंप्यूटर का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा और इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जा रहा है। इस बात की 100% गारंटी। मतलब जितना हम कंप्यूटर का आपका नोट्स और क्वेश्चन के माध्यम से पढ़ाएंगे उससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा, चाहे आप क्वेश्चन मिला लीजिएगा जो पेपर हो जाए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कंप्यूटर का। तो ये हमारा मेन जो है, ये बोरिंग टेक्नीशियन के सिलेबस के अकॉर्डिंग हम पढ़ा रहे हैं और कंप्यूटर सिलेबस तो पूरा सेम ही है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कंप्यूटर का। यहाँ पर जो आपका कंप्यूटर का नंबर आएगा वो 15 मार्क्स का होगा, ठीक है। 15 क्वेश्चन होंगे और 15 मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। तो अब देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं कंप्यूटर के बारे में। अब इसमें सिलेबस देखो, सिलेबस में हमारा सबसे पहले कंप्यूटर के बारे में पढ़ना है, इसके बाद इंटरनेट पढ़ना है, इसके बाद फिर स्मार्टफोन पढ़ना है, डिजिटल टीचिंग एड्स, इसके बाद शिक्षण कौशल पढ़ना है, शिक्षण कौशल विकास, टीचिंग ऐप, कौन कौन से टीचिंग ऐप है। इसके बाद फिर OER, ओपन एजुकेशनल रिसोर्स पढ़ना है। इसके बाद कक्षा शिक्षण और स्कूल प्रबंधन सूचना तकनीकी पढ़ना है। तो इतना हमारे पास कंप्यूटर का है और इससे रिलेटेड जो भी है वो आपको बता दिया जाएगा, ठीक है। तो फिलहाल इस नोट्स में इतना ही हम पढ़ाएंगे, इसके बाद फिर बाकी जो बचा हुआ चैप्टर्स है वो हम अपने दूसरे नोट्स में बताएंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कंप्यूटर क्या होता है। तो कंप्यूटर क्या होता है, इसका प्रयोग, ठीक है। देखो, इसका अर्थ जो होता है गणना करना, ठीक है, कैलकुलेशन करना। कंप्यूटर का अर्थ होता है कैलकुलेशन करने के लिए प्रयोग किया जाता है। ये एक हमारा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, ठीक है। तो अगर परिभाषा की बात करें तो इसका काम जो है डाटा को संग्रह करना, डाटा को संचित करना, ठीक है। डेटा जो हमारे पास हो रहा, डाटा को संग्रह करना और सूचना प्रदान करना और कैलकुलेशन करना, मतलब गणना करना, ये सारी चीजें इसका काम है, ठीक है। इसका प्रयोग या कार्य देखो, डाटा को संग्रह करना, सूचनाओं को एकत्रित करना, सूचनाओं को एकत्रित करना, सूचना प्रदान करना, विज्ञान के क्षेत्र में, अनुसंधान के क्षेत्र में, कहाँ कहाँ इसका प्रयोग होता है, सारी चीजें सरकारी कामकाज में, रेलवे में, अस्पतालों में, स्कूलों में, इसका इतने ज़्यादा मतलब प्रयोग है और अन्य जगह भी है, ठीक है। जितने रिसर्च सेंटर्स हैं, रिसर्च सेंटर में भी इनका प्रयोग करते हैं, कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। कंप्यूटर के फायदे क्या हैं? इसकी गति क्या होती है, तेज होती है, ठीक है। शुद्धता, एक्यूरेसी होती है, ठीक है। भंडारण क्षमता क्या हो जाती है, ज़्यादा होती है। स्टोरेज कैपेसिटी क्या है, ज़्यादा है। परिश्रमी, बातचीत, कार्य विविधता, इससे भरोसेमंद है। प्रकृति का रक्षक, ठीक है। आगे भविष्य में इससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं, ठीक है। लागत क्या होती है, कम होती है। अब कंप्यूटर कुछ हानियां भी तो होंगी, जैसे न बहुत सारे लाभ हैं तो कुछ हानियां भी होंगी। तो कंप्यूटर के नुकसान क्या हैं? पहला, मानव पर निर्भर है। ये कंप्यूटर किसी पर नहीं, ये मानव पर ही निर्भर है। जैसा इसमें प्रोग्रामिंग सेट जा रही है वैसे इसी प्रकार से काम करता है। किस पर निर्भर है? मानव पर निर्भर है। अब विभिन्न प्रकार के रोड, ठीक है, इसमें बहुत सारे रोड्स होते हैं। इसके बाद फिर साइबर साइबर क्राइम का खतरा होता है, जैसे कंप्यूटर के माध्यम से ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो साइबर का खतरा होता है। नेक्स्ट जो हमारी है, भावनाओं का इसमें नहीं होना, इसमें कोई भावना नहीं होती है। जैसा प्रोग्रामिंग सेक्टर है उसी के अकॉर्डिंग काम करता है, चाहे वो सही हो या गलत हो। इसके बाद फिर वातावरण का प्रभाव, इसकी वजह से वातावरण का भी प्रभाव होता है। अब हम बात करते हैं कंप्यूटर का विकास। कंप्यूटर का विकास
तो सबसे पहले जो कंप्यूटर का जो विकास हुआ था वो डरना के लिए किया था, डरना कर सकते थे इस कंप्यूटर से। पहला जो हमारे पास कंप्यूटर था अबेकस था, फर्स्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस, ठीक है, फर्स्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस अबेकस था, जिसमें क्या इस टाइप का बना होता था। देखो इसमें क्या होता था, इसमें हम गणना करना गणित वाला प्रोसेस करते थे, ठीक है। इसमें बहुत सारी बॉल्स होती थी और ये लकड़ी ये हमारा बना होता था। इसके बाद फिर पास्कल कैलकुलेटर, ठीक है। अगर कोई पूछे कैलकुलेटर खोज किसने दिया था तो पास्कल ने दिया था, ये भी ध्यान रखना, कैलकुलेटर की जो खोज है वो पास्कल ने दिया था। सन 1645 में ब्लेज पास्कल ने दिया था। इसके बाद कंप्यूटर के जनक कौन है, कंप्यूटर के जनक कई बार पूछा गया है, चार्ल्स बेबेज है। कंप्यूटर के जनक काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, चार्ल्स बेबेज। सन 1822 में, ठीक है, सन 1822 में इन्होंने किया था। भाप इंजन पर इन्होंने रिसर्च किया था, ठीक है, भाप इंजन पर इन्होंने भी रिसर्च किया था। इसके बाद फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर कौन कौन से टोटल, पहले बात करते हैं फर्स्ट जनरेशन। तो पहले जनरेशन में किस तकनीक का प्रयोग, पहले जनरेशन हमने किस टेक्नोलॉजी का प्रयोग किए थे, तकनीकी का प्रयोग किया जाता। तो सबसे पहला हमारा क्या है, वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया जाता। जो पहला हमारा कंप्यूटर बना था वो वैक्यूम ट्यूब का बना था, वो काफी बड़ा था, भारी भी था और क्या नाम है काफी आवाज करता था। तो ये पहला कंप्यूटर था, फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर, जिसमें वैक्यूम ट्यूब्स का प्रयोग किया गया था। वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग करके कंप्यूटर का निर्माण किया गया था। इसमें हमने प्रयोग किया था वैक्यूम ट्यूब का। इसमें जो भाषा यूज करी थी मशीनी भाषा थी तथा लो लेवल लैंग्वेज का प्रयोग किया जाता था। कई बार पूछा गया है लो लेवल लैंग्वेज का प्रयोग किस जनरेशन में किया जाता, तो फर्स्ट जनरेशन में किया जाता, ठीक है। कौन सी भाषा का प्रयोग किया जाता, मशीनी भाषा का प्रयोग किया जाता। काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये जितने पॉइंट लिखे हैं इन्हीं पे क्वेश्चन बनते हैं। भंडारण के लिए पंच कार्ड का प्रयोग करते हैं। पहले उसमें जैसे भंडारण, जैसे हमारा डाटा को कलेक्शन करना है तो वहां पर हमें उसको कलेक्शन को करने के लिए हम पंच कार्ड का प्रयोग किया जाता था फर्स्ट जनरेशन के लिए। फिर यह पीढ़ी 1942 से 1955 तक चली थी, मीन्स आपका फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर जो है वो 1942 से लेकर 1955 तक। इस पीढ़ी के दौरान सन 1952 में डॉक्टर ड्रेस हॉपर के द्वारा, ठीक है, एक असेंबली भाषा का आविष्कार किया गया था। इन्हीं थे 1952 में। तो पहले क्या थी, मशीनी भाषा थी, अब इसके बाद फिर उन्होंने एक असेंबली भाषा का आविष्कार किया। तो असेंबली भाषा का आविष्कार किया तो उन्होंने फिर असेंबली भाषा इसमें ऐड कर दी, ठीक है। पंच कार्ड का वहां पर डिवाइस, ठीक है, हरमन हेल्थार्ड के द्वारा किया गया था। जो पंच कार्ड जो हमारे पास डिवाइस है, पंच कार्ड का क्या है बेटा, पंच कार्ड जो हमारे पास है वो क्या एक डिवाइस है, ठीक है। कौन सी डिवाइस, स्टोरेज डिवाइस। पंच कार्ड हमारा क्या है, एक स्टोरेज डिवाइस है। अब देखो सेकेंड जनरेशन का जो कंप्यूटर है, इस पीढ़ी में ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया जाता है। इस पीढ़ी में ट्रांजिस्टर का, तो ट्रांजिस्टर का प्रयोग किस उसमें किया जाता है, ट्रांजिस्टर का प्रयोग हमारा किया गया था सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर में, ट्रांजिस्टर का प्रयोग, ठीक है। पंच कार्ड, पहले हम फर्स्ट जनरेशन में पंच कार्ड का प्रयोग करते थे भंडारण के लिए, ठीक है। अब उसकी जगह हमने मैग्नेटिक प्लेट का प्रयोग किया है। सेकेंड जनरेशन में मैग्नेटिक प्लेट का प्रयोग किया गया था किसके लिए, भंडारण के लिए। डाटा कलेक्शन के लिए जो हमें स्टोरेज चाहिए था, डाटा कलेक्शन के लिए जो हमको जगह चाहिए या स्टोरेज चाहिए, उसके लिए हमने मैग्नेटिक प्लेट का प्रयोग किया था। यह पीढ़ी 1955 से लेकर 1963 तक चली थी। थर्ड पीढ़ी जो हमारी थी, थर्ड पीढ़ी मतलब सेकंड जनरेशन जो हमारा था 1955 से लेकर 1963 तक। इस पीढ़ी में पहली बार असेंबली भाषा का प्रयोग किया गया था। असेंबली भाषा देखो आविष्कार 1952 में हुआ था, ठीक है। आविष्कार जो है असेंबली भाषा का 1952 में किया गया था। अब इसको कंप्यूटर में ऐड किया गया था। जब कंप्यूटर में ऐड करें इस भाषा को, तो असेंबली भाषा का प्रयोग किस पीढ़ी में हुआ था, सेकेंड पीढ़ी में।
या ऐसा बोल सकते हैं सेकंड जनरेशन। जनरेशन का मतलब है पीढ़ी, फर्स्ट पीढ़ी, सेकंड पीढ़ी, ठीक है। तो फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन। तो सेकंड पीढ़ी में हमने असेंबली भाषा का प्रयोग किए थे। असेंबली भाषा का प्रयोग करने के बाद हाई लेवल लैंग्वेज का प्रयोग किया जाता है। हाई लेवल लैंग्वेज का प्रयोग किया जाता है या हाई लेवल लैंग्वेज विकसित की गई थी। लो लेवल लैंग्वेज और मशीनी भाषा फर्स्ट जनरेशन में था, और इसके बाद असेंबली भाषा और हाई लेवल लैंग्वेज ये हमारा सेकंड पीढ़ी में था। इसके बाद फिर पहला व्यावसायिक कंप्यूटर, पहला व्यावसायिक कंप्यूटर जो है यूनिवेस्ट, यूनिवेस्ट हमारा पहला व्यावसायिक कंप्यूटर, मतलब इसका हम प्रयोग करते थे व्यावसायिक के रूप में उपयोग किया गया था। यूनिवेट जो हमारा पहला ऐसा कंप्यूटर था जिसको हम व्यावसायिक के रूप में हमने प्रयोग किया था। अब हम बात करते हैं थर्ड जनरेशन की। थर्ड जनरेशन का कंप्यूटर हमारा कैसा है? थर्ड जनरेशन का कंप्यूटर जो हमारा था, अब इसमें पीढ़ी में इंटीग्रेटेड सर्किट का प्रयोग किया जाता है। अब हमसे पूछा जा रहा है इंटीग्रेटेड सर्किट का प्रयोग किस जनरेशन में हुआ था? तो ये थर्ड जनरेशन में इंटीग्रेटेड सर्किट, सेमी कंडक्टर की चिप लगाई गई थी, सेमी कंडक्टर की चिप लगी थी। और ये सेमी कंडक्टर की जो चिप होती है किस धातु की बनी होती है? सिलिकॉन की बनी होती है, सिलिकॉन की बनी होती है। यह पीढ़ी 1963 से लेकर 1975 तक चली थी। यह पीढ़ी 1963 से लेकर 1975 तक चली थी। इस पीढ़ी में स्टोरेज के लिए रैम का प्रयोग प्रारंभ किया गया था। इस पीढ़ी में स्टोरेज के लिए रैम का प्रयोग किया गया था। अब उसमें पहले हमने रैम का प्रयोग पंच कार्ड का प्रयोग किए थे, फिर दोबारा हमने देखो पहला जो हमारे पास था पहले उसमें हमने किसका प्रयोग किया था? हमने पंच कार्ड का स्टोरेज के लिए, दूसरा क्या मैग्नेटिक प्लेट का, और तीसरे वाले में क्या हमने प्रयोग किया? हमने रैम का प्रयोग किया। रैम के द्वारा हमने तीसरे जनरेशन में रैम के द्वारा हम स्टोरेज को बढ़ाए हैं, स्टोरेज हमने प्रयोग किया था। ये हमारा क्या पहले का बहुत भारी था, बहुत आवाज़ करता था, ठीक है, और बहुत बड़ा भी था। अब क्या धीरे धीरे क्या उसका साइज कम होता गया। नेक्स्ट जो है इस पीढ़ी में बेसिक पास्कल जैसी उच्च स्तरीय भाषा का प्रयोग किया गया था। इस पीढ़ी में बेसिक पास्कल जैसी, अब इसमें क्या है? इसमें बेसिक पास्कल जैसी उच्च स्तरीय भाषा का प्रयोग किया जाता था। हाई लेवल लैंग्वेज तो प्रयोग किया ही गया था, पर ये बेसिक पास्कल जैसी हाई लेवल लैंग्वेज का प्रयोग किया गया था। इंटीग्रेटेड सर्किट का जो निर्माण था, इंटीग्रेटेड सर्किट का निर्माण सन 1958 में जेड टिल्विन एवं रॉबर्ट नोवी के द्वारा 1959 में, रॉबर्ट नोवी जो थे वो जर्मनी के थे। 1959 में उन्होंने मतलब इस इंटीग्रेटेड सर्किट का उन्होंने निर्माण किया था, पर इसको उपयोग नहीं किए थे। उपयोग कब किया गया था? ये हमारा 1963 से 1975 के बीच में लाया गया था। मतलब ये बन गया था 2-3 साल पहले, बाद में फिर इसमें टेस्टिंग वगैरह होते सब पूरा देखने के बाद फिर इन्होंने इसका कंप्यूटर में यूज किया था। सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया, अगर क्वेश्चन कई बार पूछा जाए सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया कहाँ पर, ये किसको कहा जाता है? बेंगलुरु को, कर्नाटक में है ये, ठीक है। अब बात करते हैं फोर्थ जनरेशन। टोटल हमारे 5 जनरेशन है, 5वीं पीढ़ी में अभी हम लोग चल रहे हैं। तो फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर में क्या है? सबसे पहले माइक्रो प्रोसेसर लाया गया था। माइक्रो प्रोसेसर किस जनरेशन में आया? तो फोर्थ जनरेशन में। फिर नेक्स्ट हमारा है इंटरनेट का आविष्कार, भी हमारा फोर्थ जनरेशन में ही हुआ था। इंटरनेट का आविष्कार फोर्थ जनरेशन में हुआ था। फिर 1975 से लेकर 1910 तक, ये फोर्थ जनरेशन हमारा 1975 से लेकर 1910 तक 35 साल तक हमारा फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर चला था, जिसमें हम सी लेवल लैंग्वेज का स्टार्ट किए थे। और सी लेवल लैंग्वेज हम लोग पढ़ते थे, यूज करते थे। सी लेवल लैंग्वेज, सी लैंग्वेज हमने पढ़ा था। सी लैंग्वेज है, सी प्लस प्लस है, जावा है। इसके बाद फिर अब बहुत सारे पाइथन लैंग्वेज, डिफरेंट टाइप्स ऑफ द लैंग्वेज अभी हमारे 5th जनरेशन में आ रही हैं। तो सबसे सी लेवल लैंग्वेज कहाँ? 4th जनरेशन में थी। सी लैंग्वेज जो हमारी थी वो 4th जनरेशन में थी। इसके बाद 5th जनरेशन, 5वीं पीढ़ी। 5वीं पीढ़ी जो हमारे पास
देखो 5वीं पीढ़ी हमारे पास 1989 से अब तक चल रही है, ठीक है, 1989 से लाके अब तक चल रही है। और इस पीढ़ी में हमारा ये यहाँ पर ये थोड़ा गलत लिखा हुआ है, ये 2010 फोर्थ जनरेशन हमारा है। फोर्थ जनरेशन 1975 से 1989 तक है। उन्नीस सौ नवासी से अब तक चल रही है फिफ्थ जनरेशन, ठीक है। पांचवी जनरेशन 1989 तक से अब तक है, ठीक है। इसमें हमने प्रयोग किया था ULSI, ठीक है, ULSI, VLSI, ULSI और VLSI। और यहाँ पर हमारा कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर का विकास हुआ था, सुपर कंप्यूटर का। नोटबुक, लैपटॉप्स इत्यादि इस फिफ्थ जनरेशन में ही आए हैं। ये जितना भी नोटबुक है, ठीक है, टैब है, ठीक है, लैपटॉप, मिनी लैपटॉप, ये सब क्या है, फिफ्थ जनरेशन में ही आए थे। नोट ट्रांजिस्टर, ट्रांजिस्टर जो हमारे पास है जॉन वर्डिन, जॉन वर्डिन, विलियम शॉर्टले और इसके बाद फिर वाल्टर ब्रेटन, ये हमारे जो भी हैं ये बेल लोबरेशन जो है ये हमारे ट्रांजिस्टर में ही काम किया था। इन्होंने ट्रांजिस्टर के आविष्कार पर इन्होंने काम किया था। अब हम बात करते हैं कंप्यूटर के प्रोसेस की। कंप्यूटर के प्रोसेस में कंप्यूटर का काम क्या होता है, इसकी पद्धति, ठीक है, कार्य करने की पद्धति या कंप्यूटर का प्रोसेस कैसा है। तो सबसे पहले हमारा क्या होता है, एक इनपुट डिवाइस होता है। एक इनपुट हम जब देते हैं और हमारा कंप्यूटर का एक प्रोसेस करता है, ये हमारा सब क्या है, इनपुट हो जाए, इसके बाद फिर प्रोसेस हो जाए, प्रोसेस होने के बाद हमारा क्या आएगा, आउटपुट आएगा। इनपुट फिर प्रोसेस फिर आउटपुट, तो ये हो जा रहा है हमारे पास। इतना जो पूरा पार्ट है ये हमारे पास सेकेंडरी मेमोरी में आता है, सेकेंडरी मेमोरी में, जिसमें हमारा क्या CPU हो जाए, प्रोसेस हो जाए, ALU हो जाए, CU हो जाए, इसके बाद फिर MU प्राइमरी, ये हमारे पास मेमोरी, ठीक है। अब देखो सबसे पहले हम बात करते हैं इनपुट डिवाइस, ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इनपुट डिवाइस, तो इनपुट डिवाइस में हमारा क्या है, कीबोर्ड। इनपुट डिवाइस में क्या है, कीबोर्ड, ठीक है। इसके बाद माउस, ये इनपुट डिवाइस है, इनको सब याद करना है। कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, जॉयस्टिक, इसके बाद फिर MICR, इसके बाद OCR, OMR और इसके बाद फिर BCR, इनके सब फुल फॉर्म बता देंगे बाद में, ठीक है। माइक्रोफोन, इसके बाद फिर ट्रैक बॉल्स, इसके बाद डिजिटल कैमरा, इसके बाद टच स्क्रीन और इसके बाद फिर वॉइस रिकॉग्नाइजेशन सिस्टम, ये सब हमारे क्या वॉइस रिकॉग्नाइजेशन सिस्टम, ये हमारे सब क्या कीबोर्ड में है। अब हमारे बात फर्स्ट कीबोर्ड के बारे में पढ़ते हैं। कीबोर्ड क्या होता है, कीबोर्ड का आविष्कार कब हुआ था, ये 1800 में हमारा कीबोर्ड का आविष्कार किया गया था। अब देखो कीबोर्ड हमारा पहले बन चुका था, मतलब कीबोर्ड जो है ये लकड़ी का बना हुआ था। इस 1800 ईस्वी में क्रिस्टोफर लोथम सोल्स ने इसका आविष्कार किया था, इसके द्वारा आविष्कार किया गया था। कीबोर्ड जनरली दो प्रकार के होते हैं, कीबोर्ड हमारे दो प्रकार के होते हैं। पहला हमारा जनरल कीबोर्ड, दूसरा हो रहा मल्टीमीडिया कीबोर्ड। जनरल कीबोर्ड में कितनी की होती है, 104 होती है। मल्टीमीडिया में कितनी होती है, 108 की होती है। तो जनरल में 104 हो रही है, मल्टीमीडिया में कितना हो जाए, जैसे मल्टीमीडिया है भाई ज्यादा हो जाता है, उसमें क्या 108, 108 की हो जाएंगे। अब की में हमारे पास की के डिफरेंट टाइप्स ऑफ की होती है। पहला हमारे पास F1 से लेकर F12 तक, F1 से लेकर F12 तक, तो 12 की, इसको बोलते हैं फंक्शनल की। तो पहले हमारे बात करते हैं फंक्शनल की, कितनी फंक्शनल की होती है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट सब लिखे हुए हैं। तो ये फंक्शनल की कितनी होती है, 12 होती है। कहाँ से होती है, F1 से लेकर F12 तक होती है। इसके बाद फिर अल्फाबेट, अल्फाबेट की जो की होती है नहीं होती, 26 होती है, A to Z, ये से लगाते जेड तक की हमारी नहीं है, ये 26 टी होती है। नंबर की कितनी होती है, 0 से लगाते 9 तक, तो कितना टी हो रही है, 10 टी हो जाए।
इसके बाद फिर मॉडिफायर की, नेक्स्ट जो हमारे पास है मॉडिफायर की, या किसी अन्य चीज के साथ मिलकर, किसी अन्य चीज के साथ मिलकर फंक्शन को मॉडिफाई कर देता है। ठीक है, फंक्शन को मॉडिफाई कर देता है तो इसको बोलते हैं मॉडिफायर की, जैसे कंट्रोलर, शिफ्ट, अल्ट। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं, जैसे हमने कंट्रोलर, कंट्रोल प्लस, ठीक है, अल्ट प्लस इस तरह से बटन दबाते हैं तो इसमें क्या उसके फंक्शन को चेंज कर देता है। शिफ्ट, जैसे हमें तो स्मॉल लेटर से बड़े लेटर में लिखना है तो शिफ्ट दबा लें, तो इस तरह से हमारे क्या है, ये कुछ की हैं जिनको मॉडिफायर की बोला जाता है। कुछ स्पेशल की भी होती हैं, स्पेशल की जिसमें टैब्स, टैब स्लॉट जिसे बोलते हैं, टैब स्लॉट मतलब स्मॉल लेटर, कैपिटल लेटर। ठीक है, स्पेस वाली बटन होती है, इंटर होता है, एरो की होती है, इसके बाद फिर डिलीट हो जाए, टैब हो जाए, इरेज हो जाए, इस तरह की ये सारी की होती हैं, इनको बोलते हैं स्पेशल की। तो स्पेशल की में टैब स्लॉट होता है, टैब स्लॉट, ठीक है, स्पेस बार, ठीक है, स्पेस बार, इंटर, एरो की, और इसके बाद डिलीट, DEL होता है, इसे डिलीट करते हैं, टैब, TAB टैब, और इसके बाद ESC इरेज। अब हम बात करते हैं माउस की। माउस क्या होता है, माउस का आविष्कार, माउस ये कई बार पूछा गया था। ठीक है, माउस का आविष्कार किसने किया था, डडलस ने किया था। माउस का आविष्कार किसने किया था, डडलस ने किया था, डडलस एल्डर बोर्ड ने किया था। अब देखो माउस कैसा होता है, माउस एक पॉइंटिंग डिवाइस है। ये कौन सा डिवाइस है, पॉइंटिंग डिवाइस है। माउस हमारा कैसा, पॉइंटिंग डिवाइस के नाम से भी जाना जाता है। पॉइंटिंग डिवाइस के नाम से जाने जाने वाले को क्या बोलते हैं, माउस बोलते हैं। इसमें कितनी की होती है, इसमें दो की होती है, एक लेफ्ट साइड होती है, राइट साइड होती है, और एक क्या होता है, बटन होता है। ठीक है, जिसे हम स्क्रोल वाल बोलते हैं, स्क्रोल व्हील बोल सकते हैं। स्क्रोल व्हील लगा होता है जिसको हम ऊपर नीचे पेज करने के लिए करते हैं। इसके बाद फिर प्राइम रेस्ट एरिया क्या होता है, इधर वाला जो एरिया होता है इसे प्राइम रेस्ट बोलिए हम। ठीक है, प्लम रेस्ट एरिया हो जाएगा हमारे पास। अब हम बात करते हैं लेफ्ट बटन और राइट बटन। लेफ्ट बटन में क्या होता है, जिसके माध्यम से हम किसी भी फाइल या शब्द को, अक्षर को सिलेक्ट कर कहीं पे ले जा सकते हैं। उसको कौन से बटन दबानी पड़ेगी हमको, लेफ्ट वाले बटन। अगर हमको कहीं कोई चीज को सिलेक्ट करना है तो लेफ्ट वाले बटन को सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, उसको सिलेक्ट करने के लिए लेफ्ट वाले बटन को प्रयोग करेंगे। राइट वाले बटन का प्रयोग क्या होता है, राइट वाले, इसके माध्यम से हम किसी भी फाइल में, ठीक है, उपलब्ध मेनू को प्रदर्शित कर सकते हैं। किसी पेज को खोलना हो तो उसमें क्या राइट क्लिक करते हैं। स्क्रॉल व्हील क्या होता है, स्क्रॉल व्हील का प्रयोग होता है पेज को अप डाउन करने के लिए। पेज को अप डाउन करने के लिए हमको ये उसमें जो एक बॉल लगी होती है उस बॉल को हम प्रयोग करते हैं। अब देखो माउस के प्रकार, ठीक है, माउस ऑफ काइंड्स। ठीक है, माउस के प्रकार, तो माउस हमारे इतने प्रकार के होते हैं। जनरली हमारे पास 4 प्रकार के माउस पढ़े जाते हैं। ऑप्टिकल माउस, ठीक है, वायरलेस माउस, ऑप्टिकल माउस, वायरलेस माउस, इसके बाद फिर मैकेनिकल माउस, ठीक है, इसके बाद फिर ट्रैक बॉल माउस। कौन कौन सा माउस हुआ हमारे पास, ऑप्टिकल, वायरलेस, और इसके बाद फिर मैकेनिकल, इसके बाद ट्रैक बॉल। ऑप्टिकल, वायरलेस, ठीक है, और मैकेनिकल्स, ट्रैक बॉल्स, ये इतने प्रकार के हमारे वो माउस होते हैं। ठीक है, स्कैनर क्या होता है, स्कैनर भी हमारे क्या इनपुट डिवाइस है। इसके माध्यम से हम किसी भी दस्तावेज या हस्ताक्षर या फोटो को स्कैन करके कंप्यूटर में डाला जाता है, या ऐसा कहें हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में बदलने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, स्कैनर का प्रयोग करते हैं। हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में स्कैन कर देता है, हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में बदल दिया जाता है। सॉफ्ट कॉपी जो होती है उसको हम छू नहीं सकते हैं, हार्ड कॉपी को हम क्या छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। नेक्स्ट देखो, हमने आपको बताया था MICR और OCR और OMR और BCR, इन सब क्या इनपुट डिवाइस है, और इनके फुल फॉर्म क्या है, कई बार पूछे गए हैं, काफी इंपॉर्टेंट है। MICR मैग्नेटिक इंड कैरेक्टर्स
रीडर। रीडर की जगह कहीं कहीं लिखा होता है रिटोनाइजेशन। रीडर के स्थान पर रिटोनाइजेशन लिखा होता है, तो ये क्या है? मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर्स या रिटोनाइजेशन। इसके बाद फिर हमारे पास OCR ऑप्टिकल्स कैरेक्टर्स रीडर्स। OCR हमारा क्या हो जाए? ऑप्टिकल्स कैरेक्टर रीडर्स। इसके बाद फिर हमारा ऑप्टिकल्स OMR ऑप्टिकल्स मार्क रीडर। OCR ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर्स, OMR का मतलब होता है ऑप्टिकल मार्क रीडर। इसके बाद फिर BCR मतलब बार कोड रीडर। BCR का मतलब बार कोड रीडर। ठीक है, अब देखो इनके सबका यूज क्या है। MICR इस डिवाइस का प्रयोग बैंकों में चेक को रीड करने के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, OCR इस डिवाइस का प्रयोग जो है कैरेक्टर्स को स्कैन, कॉपी या किताब या QR कोड को स्कैन करने के लिए किया जाता है, QR कोड को। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है OMR। इसके माध्यम से हम OMR शीट को चेक करने का प्रयोग करते हैं, OMR। इसके बाद BCR से क्या करते हैं? इसके माध्यम से हम किसी भी सामान के पीछे दिए गए बार कोड, जो किसी सामान के बार कोड को हम स्कैन करके उसकी जानकारी ले सकते हैं, तो ये बार कोड होता है। बार कोड का मतलब क्या होता है? जैसे सामान के पीछे कहीं बार कोड लगा होता है, तो उससे उस बार कोड में सारी जानकारी लिखी होती है, उसे स्कैन करते हैं। QR कोड क्या है? QR कोड का फुल फॉर्म क्विक रिस्पॉन्स कोड। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास है माइक्रोफोन। माइक्रोफोन भी एक मिनी कंप्यूटर की तरह ही होता है, मतलब छोटा कंप्यूटर बोल सकते हैं। इसकी सहायता से हम अपने आवाज दूसरे तक पहुंचा सकते हैं। माइक्रोफोन से अपनी आवाज को दूसरे तक पहुंचा सकते हैं, लेकिन उधार की आवाज को नहीं। ऐसा नहीं है, उधार की आवाज नहीं होनी चाहिए, अपनी आवाज को हम दूसरे स्थान तक पहुंचा सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास है प्रोसेसिंग डिवाइस। ठीक है, प्रोसेसिंग डिवाइस क्या होती है? तो कंप्यूटर का जो प्रोसेसिंग डिवाइस क्या होता है? वो ब्रेन ऑफ कंप्यूटर होता है। ब्रेन ऑफ कंप्यूटर जो होता है, यही हमारा क्या प्रोसेसिंग डिवाइस है। ब्रेन ऑफ कंप्यूटर जो है, यही हमारा क्या प्रोसेसिंग डिवाइस है। अब ब्रेन ऑफ कंप्यूटर जो है, इसमें हमारा क्या आता है? CPU आता है। CPU तो हम क्या बोलते हैं? CPU जो हमारा होता है ब्रेन ऑफ कंप्यूटर है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसका फुल फॉर्म क्या है? CPU का सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अब देखो इसमें हमने पढ़ा CU कंट्रोल यूनिट्स। CU तो फुल फॉर्म है कंट्रोल यूनिट। इसके माध्यम से, ठीक है, इस भाग में कंप्यूटर को सभी गतिविधियों पर नियंत्रित करता है, सभी गतिविधियों पर नियंत्रित करता है। ALU क्या? इसका फुल फॉर्म क्या? अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, इसका काम क्या होता है? देखो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में आपका CU होता है, ALU होता है, MU होता है। ठीक है, इस तरह से बहुत सारे यूनिट्स बने होती हैं। तो CU क्या होता है? कंट्रोल यूनिट होता है। इसका काम क्या होता है? सभी गतिविधियों को कंट्रोल करना होता है। जैसे हमारा ब्रेन है, ब्रेन में बहुत सारे पार्ट्स हैं, अलग अलग का सबका काम दिया गया है कि आपको ये करना है, आपको वो करना है। इस तरह से अलग अलग काम होते हैं। इसी प्रकार से कंप्यूटर में क्या है, CPU तो अलग अलग CPU ने अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर दिया, सबको अलग अलग काम दे दिया। जैसे हमारे पास CU है, CU को अलग काम दे दिया कंट्रोल यूनिट का। इसके बाद सबको जितनी गतिविधि हो रही है कंप्यूटर में, उसको वो देखता है और उसको कंट्रोल करता है। ALU अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट्स, इसका काम क्या होता है? कंप्यूटर के अंदर जो मैथमेटिकल वाला जो पार्ट होता है उसको क्या नियंत्रित करता है। ठीक है, गणितीय क्रियाकलाप को नियंत्रित करता है। इसके बाद फिर MU, इसके बाद फिर हमारा क्या MU मतलब क्या? मेमोरी यूनिट। मेमोरी यूनिट का मतलब है जो भी आप डाटा आपके पास आ रहा है उसको संग्रह करना है, इसका काम होता है, वो कंप्यूटर के MU का काम है। और ये सारी तीनों चीज को कौन
ऑपरेट करता है, ये सीपीयू करता है। ये सब सीपीयू के अंदर में ही कंट्रोल होते हैं। क्लियर है? अब देखो, अब हम बात करते हैं स्टोरेज डिवाइस। ठीक है, स्टोरेज डिवाइस। तो स्टोरेज डिवाइस जो हमारे पास होते हैं, दो प्रकार के स्टोरेज डिवाइस होते हैं। पहला होता है इंटरनल मेमोरी होता है। स्टोरेज डिवाइस जो होता है वो मेमोरी कहलाती है। मेमोरी आपके दो प्रकार की होती है, प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरी, या ऐसा ही बोल सकते हैं स्टोरेज आपका क्या है, प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस, और क्या होता है सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस। प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस को इंटरनल मेमोरी बोलते हैं, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस को एक्सटर्नल मेमोरी बोला जाता है। सेकेंडरी क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल डिवाइस, एक्सटर्नल मेमोरी बोलते हैं। तो हमारे पास स्टोरेज कितने प्रकार के होते हैं, स्टोरेज हमारे दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा, प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस, दूसरा हमारा सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस। प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस में ये हमारे पास चेट में मेमोरी होती है, चेट मेमोरी होता है। दूसरा हमारे पास होता है रैम, ठीक है। दूसरा तीसरा हमारे पास होता है रोम, ठीक है। तो अब रैम हमारा दो प्रकार का होता है, SRAM, ठीक है, एस रैम, और इसके बाद फिर डी रैम। इसके बाद रोम हमारा इतना होता है, ये EP रोम, इसके बाद फिर पी रोम, डबल EP रोम। इस तरह से ये इनके टाइप्स हो रहे हैं। नेक्स्ट जो हमारा सेकेंड में, सेकेंडरी जो हमारे पास एक्सटर्नल होता है। एक्सटर्नल जैसे हम बाहर से कोई लाते हैं, जैसे चिप हो रही है, ठीक है, मेमोरी कार्ड जैसे हो रहा है, ठीक है। तो CD हो रहा है, DVD हो रहा है, ये सब क्या हमारे पास एक्सटर्नल मेमोरी है। पेन ड्राइव, CD, DVD, पेन ड्राइव, मेमोरी कार्ड्स, ठीक है, मेमोरी कार्ड्स। इसके बाद फिर ये टैपिंग डिस्क, इसके बाद फिर हमारा मैग्नेटिक डिस्क, ये सब क्या है, ये हमारे एक्सटर्नल मेमोरी हैं। अब देखो CD जो हमारे पास, CD देखो, CD हमारा CD रोम हो गया, CDR हो गया, CDRW हो गया। तो CD हमारे तीन प्रकार से, CD रोम हो गया, CDR हो गया, CDRW हो गया। इसके बाद DVD हमारा क्या है, DVDE हो गया। इसके बाद फिर DVDRV। तो इनके सबको फुल फॉर्म पता होना चाहिए। आगे चलते हैं सब एक्सप्लेन करेंगे, तब आपको इनका फुल फॉर्म बता देंगे। पहला मेमोरी, फर्स्ट स्टोरेज में, फर्स्ट स्टोरेज डिवाइस जिसमें हमारे पास चेट मेमोरी होती है। पहला हमारे पास क्या है, चेट मेमोरी। यह मेमोरी जो हमारे पास CPU तथा इनपुट डिवाइस के बीच में तीव्र गति से डाटा को एक्सेस करने के लिए जिम्मेदार होती है। जो कैच मेमोरी होती है, कैच मेमोरी का हम क्या है, CPU और इनपुट, जब इनपुट डालते हैं, ठीक है, उसे तीव्र गति से मतलब कहाँ तक पहुँचाना, CPU पर पहुँचाना। जैसे हमने इनपुट डाला तो ये ले कौन जाएगा, ये हमारा कैच मेमोरी ले जाएगी, ठीक है। कैच करना मतलब जैसे इनपुट दिया तो उन्हें कैच कर लिया, कैच करके कहाँ ले जाएगी, वो CPU तक ले जाएगी। CPU के पास भेज दो, अपना प्रोसेस करता रहेगा, प्रोसेस होते जो भी आ रहा है वो आउटपुट हो जाएगा। तो कंप्यूटर में सबसे तेज मेमोरी का मानी जाती है भाई, कैच मेमोरी बहुत तेज मेमोरी होती है। रीजन क्या है, जितनी जल्दी इनपुट देंगे उतनी जल्दी वो ले जाएगा। इनपुट दिए वो तुरंत ले जाते प्रोसेस में CPU दे दीजिए। अगर ले जाने में ही टाइम लगेगा तो फिर कंप्यूटर की स्पीड क्या हो जाती, कम हो जाती। इसीलिए बोला गया है कैच मेमोरी जो होती है वो सबसे फास्ट मेमोरी कहलाती है। नेक्स्ट जो हमारे पास है रैम। तो रैम का फुल फॉर्म है रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसका फुल फॉर्म क्या है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। यह एक गोलाकार मॉडल में होता है, गोलाकार मॉडल में होता है। इसको बोलते हैं अस्थायी मेमोरी। कई बार क्वेश्चन पूछा गया अस्थायी मेमोरी कौन सी है, तो अस्थायी मेमोरी जो हमारी होती है वो रैम होती है, ठीक है। रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी को अस्थायी मेमोरी बोलते हैं। जो लाइट जाने के बाद इसमें जितना भी डाटा स्टोर होता है वो सब क्या हो जाता है, गायब हो जाता है, उड़ जाता है, ठीक है। अब ये हमारे पास देखो, रैम टू जो हमारे पास होता है इसको हमें रिफ्रेश करना होता है, ठीक है। बार बार प्रयोग करने के लिए रिफ्रेश करने से इसकी स्पीड बढ़ जाती है। इसके बाद रैम हमारा दो प्रकार का होता है। रैम जो हमारे पास कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है। पहला होता है एस रैम, दूसरा होता है डी रैम। रैम हमारा दो प्रकार का होता है, एस रैम और डी रैम। एस का मतलब होता है स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, एस से हो जाए स्टैटिक, डी से हो जाए डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी।
तो एस रैम और डी रैम दो प्रकार की होती हैं। रैम का फुल फॉर्म क्या होता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। और एस का मतलब हो रहा है स्टैटिक और डी का मतलब हो रहा है डायनेमिक। स्टैटिक जो होता है, स्टैटिक मेमोरी जो होती है हमारे पास, मेमोरी अधिक तेज होती है, सबसे तेज होती है रैम, और काफ़ी महंगी होती है। जब तेज है तो महंगी भी हो रही है, अगर तेज चलेगी तो महंगी हो रही है। इसे 2 बार रिफ्रेश करने की आवश्यकता नहीं होती है। इसका मतलब क्या है? बार बार रिफ्रेश करने की आवश्यकता नहीं होती है स्टैटिक वाले को। इसके बाद डायनामिक मेमोरी जो होती है वो स्लो होती है, ठीक है। ये एस आर की तुलना में सस्ती होती है और क्या होती है? स्लो होती है। इसे बार बार रिफ्रेश करने की जरूरत पड़ती है। जितने बार रिफ्रेश करेंगे उतना ही क्या हो रहा है? ये थोड़ा तेज चलेगी, कंप्यूटर प्रोसेस जल्दी करेगा। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है रोम। रोम हमारा क्या है? रोम क्या है? रीड ओनली मेमोरी। रोम का फुल फॉर्म क्या है? रीड ओनली मेमोरी, ठीक है, रीड ओनली मेमोरी। यह एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी है। नॉन वोलेटाइल मेमोरी ये स्थायी मेमोरी है। कौन सी में? स्थायी मेमोरी है। इसमें क्या है? लाइट जाने के बाद इसमें जो भी डाटा स्टोर होता है वो खत्म नहीं होता, ठीक है। तो इसको बोलते हैं नॉन वोलेटाइल मेमोरी। ये स्थायी मेमोरी होता है। इसमें लाइट के जाने के बाद हमारा डेटा गायब नहीं होता है। अब हमारे पास जैसे रैम के दो टाइप थे, इसमें भी हमारे कई टाइप्स हैं। तो हमारे पास रोम हमारे पास पहला है PROM, प्रोरोम बोल सकते हैं, जिसको हम प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी बोल सकते हैं। पी का मतलब होता है प्रोग्रामेबल, जिसमें हम प्रोग्रामिंग करेंगे, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इसके बाद मेमोरी को दोबारा प्रयोग प्रोग्रामिंग बिल दोबारा हम इसे प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है? इस मेमोरी को दोबारा से प्रोग्रामेबल किया जा सकता है। मतलब जैसे हमने कोई प्रोग्रामिंग कर दिया तो उस प्रोग्रामिंग को आप हटा के दोबारा प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। तो इसलिए हमारा ये रोम हो गया। और इस रोम में जितना भी हमारे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होते हैं वो किसमें होते हैं? रोम में ही होते हैं, क्योंकि ये हमारी क्या स्थायी मेमोरी होती है। तो जितना भी प्रोसेस होता है वो किसी में होता है? इसी में होता है। फिर इरेजेबल प्रोग्रामिंग प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। ई से हो जाए इरेज करना, पी से हो जाए प्रोग्रामेबल, और आर से हो जाए रीड, और ओ से हो जाए हमारे पास ओनली, और इसके बाद एम से हो जाए मेमोरी। इसके बाद EEPOR, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ये हो गया हमारे पास इनके सबके फुल फॉर्म। अब हम बात करते हैं सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस। सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस क्या होते हैं? इसी को हम ये सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस तो सेकेंडरी मेमोरी बोल सकते हैं। सेकेंडरी मेमोरी तो हम क्या बोल सकते हैं? एक्सटर्नल मेमोरी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? एक्सटर्नल मेमोरी भी बोला जाता है। जिसमें हमने पढ़ा था CD का फुल फॉर्म है कॉम्पैक्ट डिस्क। क्या बोलते हैं इसको? कॉम्पैक्ट डिस्क। ये एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस है। इसकी क्षमता जो है किसमें होती है? MB में होती है। CD की जो क्षमता किसमें होती है? MB में होती है। और DVD की तुलना में सस्ती होती है। DVD हमारी महंगी होती है और CD हमारी क्या होती है? सस्ती होती है। DVD हमारा क्या होता है? महंगा होता है। इसके बाद CDR कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली, कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली। CDRW कॉम्पैक्ट डिस्क रीड एंड राइटिंग। इसका क्या मतलब है? रीडिंग करना और राइटिंग करना। जो CDR का फुल फॉर्म है, ये क्या रहता हूँ, ये ऐसी कॉम्पैक्ट डिस्क होती है, इसका काम क्या होता है? ओनली रीड करना होता है। और RW का क्या होता है? रीड और राइटिंग करना, रीडिंग भी करना है और राइटिंग भी करना है। फिर नेक्स्ट हमारे पास है DVD डिजिटल वीडियो डिस्क। डिजिटल वीडियो डिस्क इसका फुल फॉर्म है डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क भी बोला जाता है। कहीं कहीं आपको ऑप्शन में दिया डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, तो यह भी DVD का फुल फॉर्म ही है। अब इसकी क्षमता किसमें होती है? DVD क्षमता किसमें होती है? वो GB में होती है। जैसे 8 GB 2 GB GB में होती है। इसमें क्या DVD-R का मतलब हुआ वही DVD जो हमारे पास डिजिटल वीडियो डिस्क रीड ओनली, और DVD RW तो डिजिटल वीडियो डिस्क रीड
एंड राइटिंग दोनों टरेगा, रीडिंग भी टरेगा राइटिंग भी टरेगा। फिर नेक्स्ट हमारा क्या है सेकेंडरी में पेन ड्राइव है, ठीक है पेन ड्राइव। एक इसमें टर्म और आता है हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क सबसे अधिक क्षमता वाला डिवाइस होता है, एक्सटर्नल डिवाइस होता है ये हार्ड डिस्क। इसमें क्या करते हैं हम डेटा को स्टोर करते हैं, जिसमें हार्ड डिस्क में स्टोर करने तो पेन ड्राइव देखो। नेक्स्ट जो हमारे पास है पेन ड्राइव, यूएसबी पोर्ट, जो हमारे पास यूएसबी पोर्ट होता है, ठीक है उसमें हम क्या पेन ड्राइव के माध्यम से ले जाते हैं, ठीक है यूएसबी पोर्ट में हम क्या करते हैं पेन ड्राइव ले जाते हैं। दूसरा हमारे पास स्टोरेज कैपेसिटी, स्टोरेज कैपेसिटी स्टोरेज क्षमता की सबसे छोटी इकाई है। जो स्टोरेज क्षमता की सबसे छोटी इकाई क्या है, कई बार पूछा गया बिट। स्टोरेज क्षमता बहुत सारी हमारी स्टोरेज क्षमता है, तो उसमें सबसे छोटी यूनिट क्या है, सबसे छोटी यूनिट। तो सबसे छोटी यूनिट आपकी स्टोरेज क्षमता कितनी हो जाती है, बिट होती है, उसको क्या बोलते हैं बिट, BIT। बिट क्या है सबसे छोटी है। अब देखो बिट के बाद क्या आता है बाइट आता है। तो देखो 8 बिट को मिला के क्या बनता है 8 बाइट बनता है, 8 बिट को मिला के 8 बाइट बनता है। और 1024 बाइट को मिलाकर 8 किलो बाइट बनता है, क्या बनता है 8 किलो बाइट बनता है 1024। देखो किलो में मतलब ये मत समझना कि 1000 होता है, तो अब यहाँ कंप्यूटर की भाषा में 1024 हमारा तो क्या बोलते हैं किलो बोला जाता है, तो ये हमारा किलो बाइट 1024 किलो बाइट। नेक्स्ट जो हमारे पास है 8024 किलो बाइट, ये बड़ा होता है 8 मेगाबाइट, किससे बड़ा होता है 8 मेगाबाइट। और फिर 8024 मेगाबाइट ये बड़ा होता है 8 GB से, 8 गीगाबाइट पे बड़ा होता है। फिर 8024 गीगाबाइट बड़ा होता है 8 टेराबाइट, 1 TB से, 1 TB टेराबाइट। टेराबाइट क्या सबसे बड़ी इकाई है, ठीक है स्टोरेज की सबसे बड़ी यूनिट इकाई क्या है, यूनिट क्या है, इकाई को इंग्लिश में बोलते हैं यूनिट। तो कंप्यूटर सबसे बड़ी स्टोरेज यूनिट क्या होती है, वो होती है टेराबाइट। और सबसे छोटी क्या होती है बिट होती है, सबसे छोटी क्या होती है बिट। बिट के बाद बाइट, बाइट के बाद किलो, किलो के बाद मेगा, मेगा के बाद जीगा, और जीगा के बाद क्या टेराबाइट। सबसे बड़ी क्या हो जाए टेराबाइट हो जाएगा। अब हम बात करते हैं आउटपुट डिवाइस की। अब आउटपुट डिवाइस क्या होते हैं, आउटपुट डिवाइस जिसमें हमारा क्या है जो भी हम प्रोसेस करने के बाद जो हमको दिखेगा वही जहां पर दिखेगा उसको क्या बोलेंगे आउटपुट डिवाइस। तो पहले क्या जैसे हमारे पास कोई आउटपुट हुआ तो कहाँ दिखता है मॉनिटर में दिखता है, कहाँ दिखेगा मॉनिटर। तो ये हमारे पास हो जाएगा मॉनिटर। तो VDU विजुअल डिस्प्ले यूनिट्स, VDU का फुल फॉर्म क्या है VDU विजुअल डिस्प्ले यूनिट्स। इसके बाद फिर TFT और CRT कैथोड रे ट्यूब्स, कैथोड रे ट्यूब्स। इसके बाद LED लाइट एमिटेड डायोड, LED का फुल फॉर्म क्या है लाइट एमिटेड डायोड। नेक्स्ट है LCD लिक्विड क्रिस्टल्स डिस्प्ले, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। ये सब हमारे क्या है, ये सब हमारे मॉनिटर्स वाले काम करते हैं, ये सब जिसमें हमारा आउटपुट दिखेगा। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारे आउटपुट, कभी कभी आउटपुट हम क्या प्रिंट फार्म में लेते हैं, ठीक है तो हमारा क्या हो जाता है प्रिंटर भी हमारा क्या हो जाता है आउटपुट डिवाइस हो जाता है। प्लॉट जैसे हम कोई मतलब बैनर बनवाते हैं तो प्लॉटर। इसके बाद प्रोजेक्टर, कभी कभी हम प्रोजेक्टर में चीजें आउटपुट देते हैं तो प्रोजेक्टर हो जाए, प्रोजेक्टर स्क्रीन, ठीक है। स्पीकर, हमें कोई चीज सुनना होता है तो स्पीकर में सुनेंगे तो स्पीकर भी हमारा क्या आउटपुट डिवाइस हो जाए। कार्ड रीडर, कार्ड रीडर भी हमारा क्या आउटपुट डिवाइस है। कार्ड रीडर जैसे हमने क्या किया उसमें लगा दिया कार्ड को तो वो कार्ड को रीड करेगा, तो रीड करने के बाद कोई आउटपुट दे रहा है तो उसको क्या बोलें कार्ड रीडर। टेप रीडर, जैसे हमने टेप कुछ इनपुट हमने दिया वो प्रोसेस करके उसमें क्या हुआ टेप हो गया, तो अब उसको चलाओ तो क्या हो जा रहा है वो बजेगा, जो भी आवाज या जो भी उसमें प्रोसेस हुआ हो रहा है वो सब आपको दिखाएगा, तो उसको बोलेगा टेप रीडर। तो प्रिंटर्स, प्रिंटर्स के टाइप्स जो होते हैं क्षमता के आधार पर, ठीक है प्रिंटर क्षमता के आधार पर, दूसरा क्या कार्य करने के तरीके के आधार पर हमारे प्रिंटर्स को डिफाइन किया गया। पहला हमारा क्या है कैरेक्टर प्रिंटर, दूसरा क्या लाइन प्रिंटर, तीसरा क्या पेज प्रिंटर। कैरेक्टर्स प्रिंटर्स, लाइन प्रिंटर और पेज प्रिंटर, ये क्या क्षमता के आधार पर है। कार्य के आधार पर क्या है
इम्पैक्ट प्रिंटर, इसके बाद फिर नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, जिसमें हमारे पास जो है डॉट मैट्रिक्स और इसके बाद डेजी व्हील्स, दो प्रकार के होते हैं, इम्पैक्ट आपका डॉट मैट्रिक्स और इसके बाद डेजी व्हील्स। नेक्स्ट जो हमारे पास है थर्मल, इसके बाद फिर इंटजेट, इसके बाद लेजर, इंटजेट और लेजर। इम्पैक्ट प्रिंटर जो होते हैं इसमें प्रिंटर जिस पर लिखते समय रिबन पर दबाव पड़ता है उसे बोलते हैं इम्पैक्ट। रिबन पर जब दबाव पड़ता है उसे इम्पैक्ट प्रिंटर कहा जाता है। नॉन इम्पैक्ट जिसमें लेजर लाइट और इलेक्ट्रॉनिक सिग्नलों के द्वारा हम प्रिंट करते हैं, पेज को प्रिंट करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। इम्पैक्ट मतलब दबाव, जब दबाव करके हम कोई चीज प्रिंट करते हैं तो वो इम्पैक्ट कहलाता है। अब बिना दबाव करते हैं जिसमें लेजर लाइट या इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल के द्वारा हम कोई चीज को प्रिंट करते हैं वो हमारा क्या है, ये नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर हो जाएगा। इसके बाद फिर अब हम बात करते हैं पार्ट ऑफ कंप्यूटर्स। ठीक है, तो कंप्यूटर में आपके एक होता है हार्डवेयर होता है, दूसरा सॉफ्टवेयर होता है। ठीक है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। तो हमारे पास जो प्रिंटर के दो पार्ट होते हैं, हमारे पास सॉफ्टवेयर, दूसरा होता है हार्डवेयर। सॉफ्टवेयर क्या होता है, जिसे हम छू नहीं सकते हैं, जिसको हम छू नहीं सकते हैं उसे क्या बोलते हैं, सॉफ्टवेयर। और जो चीज हम छू सकते हैं वो हमारा क्या, हार्डवेयर कहलाता है। हार्डवेयर तो हम क्या करते हैं, छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, सॉफ्टवेयर हमको दिखाई नहीं दे रहा, सॉफ्टवेयर हमको दिखाई नहीं दे रहा। ये कोई जैसे हम कहीं पेन ड्राइव में सॉफ्टवेयर लेके आने बोले तो सॉफ्टवेयर अंदर रखा है तो अब अंदर हम ऐसे नहीं दे सकते हैं। ठीक है, सॉफ्टवेयर क्या है, सॉफ्टवेयर के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के प्रोग्राम समूह जिनके द्वारा कंप्यूटर को सभी कार्य को नियंत्रित किया जाता है। सॉफ्टवेयर से कंप्यूटर सभी कार्य को नियंत्रित किया जाता है। ठीक है, सॉफ्टवेयर कहा जाता है। सॉफ्टवेयर को हम टच नहीं कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर हमारा सॉफ्टवेयर यूजर्स, ठीक है, हार्डवेयर के बीच में संबंध स्थापित करता है। सॉफ्टवेयर क्या करता है, सॉफ्टवेयर एक हार्डवेयर के बीच में क्या संबंध स्थापित करता है। सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर दोनों मिला के हमारा क्या बन जाता है, कंप्यूटर बनता है। इसके बाद फिर सॉफ्टवेयर के प्रकार, सॉफ्टवेयर ऑफ काइंड्स। तो पहला हमारे पास क्या, सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है, जिससे हमारा सिस्टम चलता है, जैसे विंडो हो गया, ये सब क्या हमारे सिस्टम सॉफ्टवेयर है। इसके बाद फिर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब जब सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर हम कोई प्रोग्रामिंग करते हैं या कोई भी हम एप्लीकेशन डालते हैं तो वो हमारा क्या, वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहलाता है। इसके बाद यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। ठीक है, यूटिलाइजेशन करने के लिए हम कोई सॉफ्टवेयर डालते हैं तो वो हमारा यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कहलाता है। अब देखो सिस्टम सॉफ्टवेयर, पहला हमारा क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर। ऐसा सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर को बेसिक कार्य को नियंत्रित करने के लिए प्रयोग किया जाता है, तो उसे कंप्यूटर का जिसका होना अनिवार्य है। ठीक है, तो उसे हम बोलेंगे सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर जो होता है वो सच ऑपरेटिंग डिवाइस होते हैं। अभी बता था ऑपरेटिंग डिवाइस जैसे विंडो हो जाए, ऑपरेटिंग डिवाइस जिसमें हमारे क्या विंडोज, पहली विंडोज हमारी 98 आई थी, दूसरी विंडोज एसपी हो गया, फिर विंडोज 7, विंडो 8, विंडो 10, इसके बाद विंडो आपका 2N। ठीक है, इसके बाद फिर लिनक्स, इसके बाद यूनिक्स और इसके बाद फिर ये फिर मैट्रोस, ये हमारी इतने बड़े क्या है, ये विंडोज आ चुकी है। नेक्स्ट जो हमारे पास है लैंग्वेज प्रोसेसर। लैंग्वेज प्रोसेसर क्या होता है, लैंग्वेज प्रोसेसर। अब लैंग्वेज प्रोसेसर हमारे पास दो लेवल की लैंग्वेज होती है, एक होता है लो लेवल लैंग्वेज, क्या हो जाएगा लो लेवल लैंग्वेज, दूसरा क्या हाई लेवल लैंग्वेज। अब ये लो लेवल हाई लेवल लैंग्वेज, तो सोर्सेस कोड में हमारा क्या ऑब्जेक्ट कोड, जिसमें बाइनरी और मशीनिंग। ठीक है, अब जैसे हमारे पास असेंबलर, कंपाइलर, इसके बाद फिर इंटरप्रेट, तो इस तरह से हमारे ये चीजें होती हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास है एप्लीकेशन ऑफ द सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन देखो, ऐसा सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर को चलाने के लिए अनिवार्य नहीं होता। ये जो सॉफ्टवेयर होता है ये कंप्यूटर चलाने के लिए अनिवार्य नहीं है, इसलिए हमको जरूरत नहीं है। ये हो रहा तब भी कंप्यूटर चलेगा, नहीं हो रहा तब भी चलेगा, लेकिन इससे
हम अपनी आवश्यकता अनुसार प्रयोग कर सकते हैं। जैसे हमने कोई सॉफ्टवेयर डाल रखा, कोई एप्लीकेशन डाल रखा और हमको फिर जरूरत है तो हम यूज करें, नहीं जरूरत है तो नहीं यूज करेंगे। तो यह क्या हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। जैसे हमारा वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, ठीक है, WPS जिसे बोलते हैं, WPS इसका फुल फॉर्म है वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, WPS। WPS के बाद हमारा PPS, ठीक है, पावर पॉइंट सॉफ्टवेयर, ये हमारा पावर पॉइंट सॉफ्टवेयर। इसके बाद फिर नेक्स्ट हमारा स्प्रीड हट, ठीक है, स्प्रीड हट। नेक्स्ट हमारा एडोब रीडर, एडोब फोटोशॉप। तो हमारे क्या फोटोशॉप वाले भी सॉफ्टवेयर होते हैं। एडोब रीडर जो होता है ये भी हमारा क्या सॉफ्टवेयर है, इससे क्या PDF ओपन करने के लिए होता है, ठीक है। फोटोशॉप जब हम फोटो क्लीन करना है उसको प्रिंट करने के लिए सारी चीज़ें होती हैं। इसके बाद फिर जेमिन भी हमारा क्या है सॉफ्टवेयर है। वेब ब्राउजर ये सब क्या सॉफ्टवेयर है। इनके होने ना होने से कंप्यूटर में कोई फर्क नहीं पड़ता, कंप्यूटर चलेगा। इनके होने से इसमें जो भी हमारा काम हो रहा है इनसे हम कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हमारा क्या है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या होता है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर ऐसा सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर के अंतर्गत हम सही प्रकार के कार्य करने के लिए मार्गदर्शक प्रदान करते हैं, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कहलाता है। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कहलाता है। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर जैसे इनके होने से हमारा कंप्यूटर को सही मार्गदर्शन मिलता है। जैसे हमारा एंटीवायरस हमने डाल दिया तो हमारा क्या वायरस को खत्म करेगा। बैकअप प्रोग्राम, इससे क्या होता है जैसे हमारा कोई सिस्टम में कोई खराबी हो गई तो हम बैकअप ले सकते हैं, बैकअप प्रोग्राम। इसके बाद डिस्क डिवाइसेस। अब इसमें जैसे हमने क्या किया कहीं पर डिस्क ड्राइवर जो हमारे पास होता है, डिस्क ड्राइवर। इसके बाद फिर बूटिन, इन सब का काम क्या होता है कि हमारे पास पोस्ट जो भी कंप्यूटर में प्रोसेस चल रहे थे उनको हम दोबारा से देखने के लिए हम क्या कर सकते हैं इन सारी चीज़ों को दे सकते हैं, और इनसे क्या हमारा सिस्टम स्मूथली चलता है। इनके रहने से हमारे सिस्टम में काफ़ी बेनिफिट्स होते हैं। इसके बाद फिर हार्डवेयर क्या होता है, हार्डवेयर जो है कंप्यूटर का वह हिस्सा जिसे हम टच कर सकते हैं और जो हम यूज कर सकते हैं, छू सकते हैं, यूज कर सकते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं हार्डवेयर बोलते हैं। जैसे हमारे पास मॉनिटर होता है, प्रिंटर होता है, कीबोर्ड होता है, माउस होता है, जॉयस्टिक की होती है, इन सबको हम क्या टच कर रहे हैं ना, देख रहे हैं। तो ये सब हमारे क्या है ये हार्डवेयर है। टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। अब जो कंप्यूटर के टाइप्स, कंप्यूटर के जो टाइप्स होते हैं कार्य करने की प्रकृति के आधार पर भी हमारे कंप्यूटर के टाइप्स होते हैं। कैसा हमको कार्य करना उसी हिसाब से हमको कंप्यूटर बनाना है। और नेक्स्ट जो हमारा है आकार के आधार पर भी कंप्यूटर्स बनाए गए हैं। आकार के आधार पर कितना बड़ा छोटा उसके अकॉर्डिंग भी हमारे कंप्यूटर बनाए गए हैं। पहला जो हमारे पास आधार के आधार पर क्या है एनालॉग कंप्यूटर्स। इसके बाद डिजिटल कंप्यूटर्स, इसके बाद हाइब्रिड कंप्यूटर्स। ये तीन प्रकार के हमने कंप्यूटर्स अभी कार्य करने के आधार पर यूज करते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास है साइज के आधार पर, आकार के आधार पर क्या मिनी कंप्यूटर, इसके बाद माइक्रो कंप्यूटर्स, इसके बाद फिर मेन फ्रेम कंप्यूटर, इसके बाद फिर सुपर कंप्यूटर। मिनी, माइक्रो, इसके बाद मेन फ्रेम, इसके बाद सुपर कंप्यूटर। इतने प्रकार के हमारे कंप्यूटर्स हैं, ठीक है। अब इसका जो बचा हुआ पार्ट्स है बहुत ज़्यादा नहीं बचा हुआ, ठीक है। यहाँ पर हमारा वो अगले टर्म पर बात करते हैं, ये पूरा कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। थैंक यू।